कंपास सर्वे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरर्स इन कंपास सर्वे। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को जब हम लोग यूज़ करते हैं फील्ड पे कुछ ना कुछ एरर होता है। एरर बहुत कैटेगरी का हो सकता है। कौन कौन सा कैटेगरी बेसिकली इसको बांटा गया। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो हम लोग कंपास यूज़ कर रहे हैं आइदर प्रिज्मेटिक और सर्वेयर, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट में भी गड़बड़ी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी हो सकता है या यूज़ करते करते इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ गया हो। उसके बाद पर्सनल एरर, जो ऑब्जर्वर है वो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, ठीक है, या नोट करने में गड़बड़ी किया तो पर्सनल एरर भी होता है। जो यूज़ कर रहा है सर्वेयर कंपास को, वो अपने गलती की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह गलती नहीं है लेकिन नोट करने में, रीडिंग लेने में गड़बड़ी कर रहा है तो पर्सनल एरर में आएगा। उसके बाद नेचुरल एरर, ठीक है, नेचुरल जैसे कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है, वो ना तो इंस्ट्रूमेंट के कंट्रोल में है ना पर्सनल कंट्रोल में है, वो नेचुरली मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो रहा है। कहीं पे भी ट्रू मेरिडियन नहीं पता कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो रहा है, इसके वजह से एरर आता है। या फिर जैसे कि विंड स्ट्रोम है, ठीक है, बिजली का कहीं कड़क रहा है या फिर विंड स्ट्रोम है, वो भी मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ प्रभावित करता है। ठीक है, ये सब कुछ नेचुरल एरर में आएगा। बहुत कसके अगर तूफान आ रहा है बारिश के साथ, बिजली के साथ, तो वो भी मैग्नेटिक नीडल को प्रभावित करता है। टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है, हम लोग जब सर्वे करते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ निडल का जो डिक्लाइनेशन है वो भी वैरी करते रहता है। हमेशा एक ही डायरेक्शन को मेरिडियन शो नहीं करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। तो ये टेम्परेचर किसके कंट्रोल में है, ना ही ह्यूमन के कंट्रोल में है ना इंस्ट्रूमेंट के कंट्रोल में है, ये नेचर के कंट्रोल में है। और इसके वजह से अगर किसी तरह का एरर आ रहा है तो वो नेचुरल एरर में आएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आइए इंस्ट्रूमेंटल एरर पे आते हैं। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है जैसा कि नोट डाउन किया हुआ है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द निडल नॉट बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट। ठीक है, जो भी निडल हो, जैसे कि प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास हो, तो निडल स्ट्रेट नहीं होके जैसे कि थोड़ा सा बेंट इस तरह का हो निडल, ठीक है, तो पाइवोट पॉइंट पे रखा हुआ होगा भी तो बॉक्स में टकरा सकता है, या फिर यूज़ करते करते कभी अगर गिरा होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ये निडल स्ट्रेट ना रह के थोड़ा टेढ़ा बन गया हो। ठीक है, तो ये बॉक्स में टकराएगा या फिर ट्रू नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक बेरिंग को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा, कुछ ना कुछ एरर इसमें आएगा। तो इस तरह का जो एरर है वो किस कैटेगरी में आएगा, इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरी में। और इसका नामांकन क्या किया गया है, द निडल नॉट बीइंग परफेक्टली स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं है, ये कुछ ना कुछ टेढ़ा हो गया। पाइवोट बीइंग बेंट एंड ब्लंट पॉइंट, मतलब क्या, जिस निडल जो है ये मैग्नेटिक निडल जिस पॉइंट पर रखा गया है, इस तरह का बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट है इस तरह का, ठीक है, तो बॉक्स के अंदर ये ग्रेजुएटेड रिंग इस तरह से रहता है चारों तरफ, और ये निडल इस तरह से रहता है बीच में, और निडल किस पे सपोर्टेड रहता है, पाइवोटेड पॉइंट पे। ठीक है, एक नुकीला पॉइंट रहता है पाइवोटेड पॉइंट, वो अगर बेंट हो गया है, नुकीला पॉइंट इस तरह से टेढ़ा हो गया है या फिर ब्लंट हो गया है, मतलब ये शार्प नहीं होके इस तरह से राउंडेड हो गया, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा निडल और पाइवोट पॉइंट के बीच में, जो कि इसको ट्रू नॉर्थ और साउथ मेरिडियन दर्शाने से रोकेगा, थोड़ा सा अटकेगा यहाँ पे ब्लंट पॉइंट होने की वजह से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, शार्प निडल रहेगा यहाँ पे, तो इसके दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होगा और इजीली वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, सेंसिटिव निडल होगा, नॉर्थ और साउथ एग्जैक्ट मेरिडियन जो होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ब्लंट हो गया है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होने की वजह से जो मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ और साउथ का होना चाहिए वो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में लाया गया। उसके बाद है स्लजिस निडल। स्लजिस निडल क्या है कि निडल जो है, ये मैग्नेटिक निडल जो है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है चुंबक का, जैसे कि बहुत टाइम होने के बाद उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, इफेक्टिवनेस कम होने लगता है, सेंसिटिविटी कम होने लगता है। ठीक है, तो बहुत स्लोली बिहेव कर रहा है कि नॉर्थ को जैसे कि तुरंत ले लेना चाहिए नॉर्थ साउथ को, जैसे ही बॉक्स को हम लोग बॉक्स से खोले, कंपास को जैसे ही लाए नेचर में, तो अपने आप जैसे कि बहुत हाईली सेंसिटिव निडल होगा तो नॉर्थ साउथ तुरंत ले लेगा। जो थोड़ा लो सेंसिटिव निडल होगा, स्लजिस निडल होगा, धीमी गति से रिएक्ट करने वाला निडल होगा, उसका पावर मैग्नेट का ख़त्म हो चुका होगा यूज़ करते करते, तो वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। तो इससे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, हल्का फुल्का हिलते रहेगा वो। ठीक है, कभी थोड़ा सा इस साइड जाएगा, कभी इस साइड जाएगा। ठीक है, तो एकदम
करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ स्लजिश नीडल से पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत ईरर आएगा, ठीक है। ये भी इंस्ट्रूमेंटल ईरर के कैटेगरी में। उसके बाद है इम्प्रॉपर बैलेंसिंग वेट, जैसे कि जब मैन्युफैक्चर किया गया होगा तो इस साइड का वेट और इस साइड का वेट अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड है तब तो नीडल पाइवोट पॉइंट पे एकदम लेवल्ड रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत झुकते रहेगा। जिधर का वेट जाता होगा उधर साइड झुकेगा और अगेन बॉक्स में ये टकराएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होने की वजह से फिर अगेन करेक्ट मैग्नेटिक बेरिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इम्प्रॉपर बैलेंसिंग वेट ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और ये इंस्ट्रूमेंटल ईरर के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है प्लेन ऑफ साइट नॉट बीइंग वर्टिकल, ठीक है, नॉट बीइंग वर्टिकल, 2 बार इसे लिखा गया, नॉट बीइंग वर्टिकल। जैसे प्लेन ऑफ साइट क्या होता है, जैसे कि ये कंपास है, यहाँ पे जैसे कि वेन है, स्लिट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव इंड है, ये आई पीस है, इस तरफ इधर से देखता है, ठीक। तो ये जो है लाइन ऑफ साइट है, इधर से देखना लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट को इमेजिनरी कोई प्लेन सपोज करिए, प्लेन ऐसे अगर ये लाइन है, अगर इसको प्लेन से हम लोग सपोज करिए कोई एक पेज है उससे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये प्लेन ऑफ साइट हो जाता है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ साइट, अगर प्लेन ऑफ साइट वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल नहीं होके हल्का सा इंक्लाइंड है किसी तरफ, हो सकता है कि ये मैन्युफैक्चर करते समय टेढ़ा बन गया हो, थोड़ा सा इस तरह हो गया हो, तो ये प्लेन ऑफ साइट जो है वो इंक्लाइंड थोड़ा हो जाएगा, परफेक्टली वर्टिकल नहीं होगा। लाइन ऑफ साइट, इस लाइन ऑफ साइट को हम लोग और लाइन से ऐसे जोड़े तो ये प्लेन ऑफ साइट बनता है। प्लेन ऑफ साइट अगर परफेक्टली वर्टिकल है तब तो इंस्ट्रूमेंट सही है। अगर ये सपोज करिए कि इस तरह का थोड़ा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, ठीक है, यूज़ करते करते थोड़ा सा अगर कहीं पे गिर गया है तो ये जो ऑब्जेक्टिव इंड है, ये स्लिट है जो, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो प्लेन ऑफ साइट भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, तो वो भी इंस्ट्रूमेंटल ईरर के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आते हैं लाइन ऑफ साइट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग। अब देखिए ग्रेजुएटेड रिंग ये है, जैसे कि ये 0 है, इस तरह से ये 180 है, ये 270, ये 360, तो ये सेंटर लाइन ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग 0 से 80 ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट जो है इनिशियली जैसे बॉक्स से हम लोग निकालें तो यहाँ पे जैसे कि आई वेन है और यहाँ पे वर्टिकल स्लिट है, तो इसका लाइन ऑफ साइट और 0 से 80 वाला जो लाइन है जिसको कि सेंटर लाइन ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग बोल रहे हैं, दोनों आपस में कोइंसाइड करना चाहिए इनिशियली, ठीक है। अगर दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, लाइन ऑफ साइट कहीं किसी और प्लेन से जा रहा है और सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग किसी और प्लेन से जा रहा है, मतलब दोनों पैरेलल तो है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है, तब ये भी गड़बड़ चीज़ है, ये भी इंस्ट्रूमेंटल में एक तरह से डिमेरिट माना जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खराब है। दोनों कोइंसाइड करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। कौन कौन सा लाइन, लाइन ऑफ साइट और सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग 0 से 180 डिग्री मिलाने वाला उस पूरे ग्रेजुएटेड रिंग का सेंटर लाइन, ठीक है, दोनों आपस में कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। दोनों अगर कोइंसाइड, लाइन ऑफ साइट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग, तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल ईरर है। तो इतने कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंटल ईरर था। अब आते हैं हम लोग पर्सनल ईरर पे। पर्सनल ईरर, देखिए पर्सनल ईरर इस 4 कैटेगरी में जैसे बांटा गया है। इन एक्यूरेट लेबलिंग ऑफ कंपास बॉक्स। अब जैसे ये लेबलिंग समझ नहीं आ रहा होगा अभी कि कंपास बॉक्स को कैसे हम लोग लेबल करते हैं। तो जब भी कंपास यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग सर्वेयर कंपास का बात करें, प्रिज्मेटिक कंपास तो हम लोग पाम पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हथेली पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेयर कंपास जैसे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ट्राइपॉड स्टैंड का ज़रूरत होता है। तो हम लोग टेम्प्ररी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, जब भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, ठीक है, फील्ड पे ले जाए तो टेम्प्ररी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। टेम्प्ररी एडजस्टमेंट किस तरह का एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि 3 एडजस्टमेंट होता है। सबसे पहले सेंटरिंग, लेबलिंग, अगर प्रिज्मेटिक कंपास है तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, फोकसिंग द प्रिज्म को फोकस करना, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास पाम पे भी यूज़ कर सकते हैं और ट्राइपॉड स्टैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राइपॉड स्टैंड पे जब यूज़ करेंगे तो प्रिज्मेटिक कंपास के साथ भी ये 3 ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा टेम्पोररी एडजस्टमेंट का। और अगर सर्वेयर कंपास यूज़ कर रहे हैं तो ये 2
जो ऑपरेशन ये इन्वॉल्व होगा टेम्पररी एडजस्टमेंट का, ठीक है। जब भी जैसे कोई ट्रैवर्स है इस तरह का, सपोज करिए क्लोज ट्रैवर्स आइदर ओपन ट्रैवर्स, तो किसी भी पॉइंट यहाँ पे जैसे पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये सब पॉइंट तो ग्राउंड पे है, ठीक है। जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो किसी हाइट पे यूज़ करें, कंपास को रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे किसी भी पॉइंट पे ट्राइपॉड स्टैंड के साथ कंपास को रख रहे हैं तो वो कुछ हाइट पे है, तो ये कंपास का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो कंपास का सेंटर पॉइंट है एग्जैक्टली इस ए के ऊपर है या नहीं, ठीक है। ये कंपास का जो सेंटर पॉइंट है ये बी के ऊपर एग्जैक्टली है या नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटरिंग करना, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इस कंपास के साथ नीचे में ऐसा अरेंजमेंट रहता है, हुक बना हुआ रहता है, इस हुक के साथ हम लोग प्लम बॉब को फ्रीली सस्पेंड करते हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ट्राइपॉड स्टैंड और कंपास के साथ अरेंजमेंट जो हुक का है, हुक को प्लम बॉब के साथ अटैच किए और ये पॉइंट अगर यहाँ पे बी पॉइंट पे गाड़ा हुआ पेग जो होता है, वुडन पेग जो 40 सेंटीमीटर का बताए थे इस तरह से, तो वुडन पेग के सेंटर पे अगर एग्जैक्टली ये जो प्लम बॉब का निडल है, ये शार्प निडल, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो कंपास जो है वो एग्जैक्टली ऊपर है, एबव है किसके, पॉइंट बी के। अगर नहीं है ऐसा तो उसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड का तीनों लेग को एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तब तक आगे पीछे करते हैं जबकि प्लम बॉब का ये शार्प पॉइंट इस पेग के जस्ट ऊपर ना आ जाए, टच ना करने लगे, तो ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब भी हम लोग स्टेशन बदलेंगे, कंपास को नए स्टेशन पर रखेंगे, तो ये प्रोसेस करना ही करना है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंटरिंग कहलाता है। उसके बाद लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग मतलब कि ये हॉरिजॉन्टली एकदम लेवल्ड है या नहीं है ये कंपास, कहीं इस तरह का तिरछा तो कंपास नहीं लगा दिए हम लोग। अगर तिरछा लगाएं तो निडिल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा और निडिल जो है बॉक्स में टकराने लगेगा अगेन, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है, ये जो कंपास का बॉक्स है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल या लेवल है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें स्पिरिट लेवल, एक स्पिरिट लेवल रहता है, इस तरह से बबल ट्यूब रहता है, इसमें अरेंजमेंट, इसका सेंटर बीच में है या नहीं, ये बबल ट्यूब में इस तरह का एयर बबल रहता है और इसमें अटैच इस तरह से रहता है और इसका पोजिशनिंग हम लोग लेवलिंग करने के लिए करते हैं, पोजिशनिंग, ठीक है। तो ये जो बबल है ये बीच में आ रहा है या नहीं, कहीं पे इस तरह अरेंजमेंट ये बीच में आ रहा है या नहीं, हम लोग देख लें कि एक्स डायरेक्शन में बीच पे आ रहा है, इसको रोटेट किए वाई डायरेक्शन में दूसरे किसी एक्सिस के अबाउट, उसमें भी अगर बीच में आ रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेवल्ड है, ठीक है। ये सॉकेट जॉइंट के थ्रू अगर अटैच्ड है तो हम लोग सॉकेट जॉइंट को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, आइदर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तब तक टिल्ट करते हैं जब तक ये जो बबल है, एयर बबल है जो इसके साथ अटैच ही है वो कंपार्टमेंट, और ये एयर बबल जब तक सेंटर में ना आ जाए, इस पूरे कंपार्टमेंट के सेंटर में ना आ जाए, तब तक नहीं समझते हैं कि ये लेवल्ड है, कोई ना कोई पोर्शन ऊपर है। अगर इस साइड ऊपर रहेगा तो बबल मूव करके यहाँ चला जाएगा, अगर इस साइड ऊपर रहेगा इंस्ट्रूमेंट तो बबल मूव करके इधर चला जाएगा। अगर परफेक्टली लेवल रहेगा तो इसमें जो अरेंजमेंट है ये वाला, ये बबल परफेक्टली बीच में रहेगा, ठीक है। तो परफेक्टली ये लेवल्ड होने के लिए बबल का बीच में होना ज़रूरी है। ये प्रोसेस सॉकेट जॉइंट के थ्रू, ट्राइपॉड पे जो सॉकेट जॉइंट के थ्रू इसको कंपास को जोड़ते हैं, इसको टिल्ट करके आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग इस पोजीशन को अचीव करते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, लेवलिंग कहलाता है। बहुत बार जो ये कंपास है, स्पेशल टाइप का कंपास भी आता है जिसमें 3 फुट स्क्रू रहता है, ये सॉकेट जॉइंट पे कनेक्टेड नहीं रहता है ट्राइपॉड के साथ, फुट स्क्रू जिसको कसा जाता है, फुट स्क्रू 3 फुट स्क्रू की मदद से हम लोग इसको लेवल करते हैं। फुट स्क्रू को मूव करेंगे तो इसका पोजीशन धीरे धीरे झुकता है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ झुकता है, ठीक है। तो फुट स्क्रू का भी वही पर्पस है, इसको लेवल करना, या सॉकेट जॉइंट से हम लोग मैनुअली उसको टिल्ट करते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, फाइनली इस पोजीशन को अचीव करने के लिए, जो कि लेवलिंग कहलाता है। ये 2 प्रोसेस हुआ। जब भी किसी स्टेशन पे हम लोग जाएंगे, अगर ये ट्राइपॉड स्टैंड के साथ अटैच्ड है तो लेवलिंग करना पड़ेगा। अगर पाम पे यूज़ कर रहे हैं तो रफली लेवल करके तब भी लेवलिंग करना पड़ेगा, हाथ पे ही देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन अचीव हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फोकसिंग द प्रिज्म, अगर प्रिज्मेटिक कंपास को यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ जो प्रिज्म अटैच है, इस तरह का यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, प्रिज्म अटैच है, तो उसको फोकस करते हैं प्रिज्म को, ताकि आपको जो इन्वर्टेड इस पर उल्टा लिखा हुआ रिंग, ग्रेजुएटेड रिंग में जो उल्टा लिखा हुआ मार्किंग है वो शार्प दिख रहा है या नहीं, साफ साफ दिख रहा है या नहीं,
प्रिज्म को थोड़ा बहुत हम लोग अंदर या बाहर करके यहाँ पे इस तरह का प्रिज्म को रोटेट करने के लिए, फोकसिंग करने के लिए इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, जो कि आपको फिगर में भी, बुक में भी है, ठीक है। तो उससे हम लोग फोकस करते हैं। ये 3 ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। यही 3 ऑपरेशन को टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द कंपास जब भी हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी ट्रैवर्स में और किसी भी स्टेशन पे जब शिफ्ट करते हैं नए स्टेशन पे, तो हमेशा नए स्टेशन पे ये 3 प्रोसेस हम लोग को करना पड़ेगा। एक परमानेंट एडजस्टमेंट भी होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो गया या फिर जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें बेसिक जो फंडामेंटल रिलेशन है उसको हमको करेक्ट करके देना पड़ता है, ठीक है, किसी क्लाइंट को, ठीक है। तो वो चाहे अगर यूज़ करते करते कुछ खराबी आ गया, हम लोग से मैनुअली वो ठीक नहीं हो रहा है, तो परमानेंटली एडजस्ट कराना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को। उसके बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग आएंगे परमानेंट एडजस्टमेंट में। अभी टेम्पररी एडजस्टमेंट को समझे, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे आते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इनएक्यूरेट लेवलिंग ऑफ द कंपास बॉक्स पर्सनल एरर है। जब भी इनएक्यूरेट, हड़बड़ी में कोई है, लेवलिंग नहीं किया, बहुत टाइम लग रहा है, आगे बढ़ना है, शाम हो रहा है, चाहे कुछ भी बात हो सकता है, तो लेवलिंग नहीं किया, इस सिचुएशन को अचीव नहीं किया, इस सिचुएशन पे है या फिर इस सिचुएशन पे, तो नीडल कहीं ना कहीं बॉक्स से टकराएगा, फ्रिक्शन की वजह से वो फ्रीली सस्पेंडेड नहीं रहेगा और करेक्ट जो मैग्नेटिक बेरिंग होना चाहिए उसको शो नहीं करेगा, एरर आ सकता है। उसके बाद है इनएक्यूरेट सेंटरिंग। सेंटरिंग को भी अगर इनएक्यूरेट बी के जस्ट ऊपर नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो ज्योमेट्रिकल सम 2n-4 × 90 डिग्री वाला अचीव नहीं करेगा। इस तरह का जो एरर होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ये कब होता है ऑब्जर्वेशनल एरर? जब कंपास एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं रखा गया हो, जब रखा ही नहीं गया, दूसरे प्लेस पे रखा गया है, तो इंक्लूड एंगल कैसे मिलेगा? ज्योमेट्रिकल फार्मूला को ऑब्जर्व कुछ और कर रहे हैं, ज्योमेट्री से कुछ और फार्मूला हम लोग दे रहे हैं, तो दोनों मैच नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशनल एरर का क्वेश्चन हो जाएगा। सेंटरिंग, इम्प्रॉपर सेंटरिंग होने की वजह से, इनएक्यूरेट सेंटरिंग होने की वजह से। क्लियर? आगे आते हैं, इनएक्यूरेट बाइसेक्टिंग ऑफ रेंजिंग रॉड। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं किसके थ्रू, जो आई स्लिट है और जो वर्टिकल स्लिट है, इसके थ्रू लाइन ऑफ साइट जा रहा है, जैसे ये कंपास है, ठीक है। इस फाइनली यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर देखता है किसको? किसी न किसी पॉइंट को देखता है। जैसे ए यहाँ पर है, ए तो इस पॉइंट पर है, बी जैसे इस पॉइंट पे, बी पे रेंजिंग रॉड है, इसको देख रहे हैं, ठीक है, ए बी की तरफ। तो इससे एकदम बाइसेक्ट होना चाहिए, बीचों बीच जैसे बाइसेक्ट होना चाहिए। बाइसेक्ट नहीं होके थोड़ा बहुत इधर दिख रहा है, आसपास भी रेंजिंग रॉड दिख रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया कि हाँ बी दिख गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली बी को नहीं देख रहे हैं, बी थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, चाहे थोड़ा दाएं है चाहे थोड़ा बाएं है, एक्यूरेट बाइसेक्ट नहीं कर रहा है इस लाइन में, लाइन ऑफ साइट को एग्जैक्टली ये रेंजिंग रॉड जो है वो बाइसेक्ट अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा इधर या थोड़ा इधर है, फिर भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया और ऑब्जर्वेशन ले लिए, तो वो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, उसकी वजह से एरर आएगा, ठीक है। इनएक्यूरेट बाइसेक्टिंग ऑफ रेंजिंग रॉड। क्लियर? आगे आते हैं, इनएक्यूरेट रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग। जैसे कि हम लोग रीडिंग ले रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, रीडिंग मतलब पढ़ रहे हैं, रीडिंग लेना, जब उसको एमबी बुक में, मेजरमेंट बुक या फील्ड बुक में एंट्री कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करना। लिखते समय कुछ ना कुछ, जैसे कि 350 डिग्री 5 मिनट लिखना था, 350 डिग्री 50 मिनट लिखा गया, इस तरह का गलती होता है, तो इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर पढ़ने में गलती कर गए, ठीक है, प्रिज्म में थोड़ा गलत पढ़ लिए, तो ये भी एक तरह का कैसा एरर है? पर्सनल एरर ही कहलाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझे। अब नेक्स्ट है नेचुरल एरर। अब देखिए, लास्ट टाइप का एरर है नेचुरल एरर। ये नेचर की वजह से होता है। इसका जैसे 3 पॉइंट है, वेरिएशन इन द डिक्लाइनेशन, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, उसी को मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं या सिंपली डिक्लाइनेशन बोलते हैं। अगर किसी ट्रैवर्स में, जैसे कोई ट्रैवर्स है, इसमें इक्वल अमाउंट का डिक्लाइनेशन हर एक प्लेस पर है, ठीक है। जैसे 4 डिग्री वेस्ट है तो 4 डिग्री वेस्ट ही है, हर एक जगह पर है। ये लोकल अट्रैक्शन का बात नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो डिक्लाइनेशन इक्वल अमाउंट का है 4 डिग्री वेस्ट। इससे हम लोग किसी तरह का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, फॉर बेरिंग, बैक बेरिंग, तो इंक्लूडेड एंगल अगर जैसे निकाल रहे हैं तो इसमें सही इंक्लूडेड एंगल निकल जाएगा। इंक्लूड एंगल कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा, जो हम लोग को रिक्वायर्ड चाहिए वो निकल जाएगा, क्योंकि डिक्लाइनेशन हर एक स्टेशन पे सेम अमाउंट का है। गड़बड़ी कब होता है? जैसे इस जगह पर डिक्लाइनेशन 4 डिग्री का है, इस जगह पे 5 डिग्री का, इस जगह पे 6 डिग्री का है, इस जगह पे 1 डिग्री का। इस तरह का वेरिएशन इन द डिक्लाइनेशन अगर अलग अलग प्लेस पर अलग अलग इंटेंसिटी का हो, अलग अलग अमाउंट का हो, तब जो ऑब्जर्व करके बियरिंग आएगा, या फिर इंक्लूड एंगल अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो गलत आ जाएगा। उस तरह का एरर कैसा एरर कहलाता है?
नेचुरल ईरर कहलाता है। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अलग अलग प्लेस पर अलग अलग अमाउंट का डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होना ही एक तरह का नेचुरल ईरर है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ लोकल अट्रैक्शन। किसी स्टेशन पे जैसे ऊपर से बिजली का तार गया है तो यहाँ पे निडल इस तरफ होगा, यहाँ पे निडल इस तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह का लोकल प्रेजेंस ऑफ द लोकल अट्रैक्शन किसी तरह का है जिसको आप हटा नहीं सकते हैं, वो प्रेजेंट है ही, ठीक है, वहाँ पर परमानेंटली प्रेजेंट है, तो वो भी नेचुरल ईरर में आएगा। नेचर के वजह से ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू क्लाउड्स एंड स्टॉर्म, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर के वेरिएशन से मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का जो वैल्यू है टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, या फिर क्लाउड्स है, अगर बादल है तो अलग डायरेक्शन को शो करता है मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर साफ मौसम है तो किसी अलग डायरेक्शन को शो करता है मैग्नेटिक मेरिडियन। थोड़ा बहुत ईरर आ सकता है किसकी वजह से, क्लाउड की वजह से, या फिर स्टॉर्म है, ठीक है, तूफान अगर आया हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेटिक निडल जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। तो इस तरह का जो ईरर है ये नेचुरल ईरर के कैटेगरी में आएगा। क्लियर? अब जैसे देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं इसको लैंग्वेज, बुक के लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द कंपास, द एडजस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एट एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज टेम्परेरी और स्टेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। हर एक सेटअप, जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को मूव करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास, बी से सी के पास, तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट हर एक स्टेशन पे करना ज़रूरी है। कौन कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है? सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग द प्रिज्म। सेंटरिंग जैसा कि बताया, द ट्राइपॉड इज ओपेंड एंड इट इज़ kept on the station point such that the center of the compass is exactly over the station, ठीक है। प्लम्बॉब का सहायता लेते हैं हम लोग, पेग का सहायता लेते हैं, इसके मदद से हम लोग एग्जैक्टली स्टेशन के ऊपर वो कंपास है या नहीं है उसको सेट करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्लम्बॉब, जैसा कि बताया पहले भी। उसके बाद लेवलिंग, नाउ द कंपास इज लेवल सो दैट द मैग्नेटिक नीडल कैन फ्रीली मूव एट इट्स पाइवोट। पाइवोट पॉइंट पे फ्रीली मूव कराने के लिए, बॉक्स से नहीं टकराए, इसके लिए कंपास का लेवल होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना ज़रूरी है। द बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट प्रोवाइड द ट्राइपॉड इज यूज, प्रोवाइडेड विद द ट्राइपॉड होना चाहिए, इन द ट्राइपॉड इज यूज्ड फॉर द लेवलिंग, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी हो सकता है जिससे रोटेशन हो सके फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ कंपास को लेवलिंग करने के क्रम में, या फिर इस फुट स्क्रू के मदद से भी किसी किसी कंपास में फुट स्क्रू का भी अरेंजमेंट रहता है। उसके बाद है फोकसिंग द प्रिज्म, दिस एडजस्टमेंट इज अप्लीकेबल ओनली इन द प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। द फोकसिंग ऑफ द प्रिज्म इज डन विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग पिन प्रोवाइडेड रहता है वहाँ पे, या कभी कभी राउंडेड स्क्रू भी प्रोवाइडेड रहता है, प्रोवाइडेड इन द कंपास। दिस इज डन फॉर द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द ग्रेजुएशन ऑफ द रिंग। जो रिंग पे, ग्रेजुएटेड रिंग पे जो मार्किंग किया हुआ है 0 से लेकर 360 डिग्री प्रिज्मेटिक कंपास में, उसको ईजिली पढ़ने के लिए ये अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद एक बार सरसरी निगाहों से देख लें परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द कंपास। परमानेंट एडजस्टमेंट जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है कंपास का वहाँ करना पड़ता है, फिर भी उसको एक बार देख लें। परमानेंट एडजस्टमेंट आर दोज एडजस्टमेंट विच आर डन ओनली व्हेन द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स आर डिस्टर्ब्ड। हर एक पार्ट्स, छोटा छोटा जो कंपोनेंट है उस हर एक पार्ट्स के बीच में कुछ फंडामेंटल रिलेशन है। जैसे कि आपका जो आई स्लिट है, वर्टिकल स्लिट है, ठीक है, वो एकदम वर्टिकल रहना चाहिए, कंपास से 90 डिग्री का फॉर्मेशन होना चाहिए। वो अगर किसी वजह से टेढ़ा हो गया, इंक्लाइंड हो गया है, जिससे कि प्लेन ऑफ द साइट है वो वर्टिकल नहीं फॉर्म हो पाता है, ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, उसको परमानेंटली ठीक करना होगा, ठीक है, उसी तरह का एडजस्टमेंट करना है। आगे पढ़ते हैं। दे आर देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड एट एवरी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट हर एक सेटअप, जब जब इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं किसी नए स्टेशन पे, ए से ले जाके बी पे, बी से ले जाके सी पे, तो बी पे भी वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट का तीनों प्रोसेस करना पड़ेगा, सी पे भी करना पड़ेगा, हर एक सेटअप नया सेटअप के पास करना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट में ऐसा बात नहीं, एक बार कर दिए, ठीक करा लिए, तो वो चलता रहेगा जब तक कि वो ख़राब नहीं हो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कौन कौन सा इसमें कैटेगरी है परमानेंट एडजस्टमेंट में, इसको देखिए। दीज कंसिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, लेवल का एडजस्टमेंट यानी कि उसमें जो बबल ट्यूब लगा हुआ है उसको सही करना, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है।
एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ साइट वेन्स, साइट वेन्स दोनों एक लाइन में है या नहीं है, ग्रेजुएटेड रिंग के जस्ट जो सेंटर लाइन से ओवरलैप कर रहा है या नहीं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ साइट वेन्स अगर नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, लैब में या फिर जहाँ वो मैन्युफैक्चर होता है। एडजस्टमेंट ऑफ द नीडल, नीडल भी अगर पाइवोट पॉइंट के जस्ट ऊपर नहीं है, चाहे नीडल आपका अनबैलेंस्ड हो गया, एक तरफ ज़्यादा भारी हो गया, एक तरफ कम है, या फिर नीडल सेंसिटिविटी कम हो गया उसमें, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर बदलना पड़ेगा। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट को भी अगर स्लजिस हो गया है, पाइवोट पॉइंट नीडल स्लजिस हो गया है, किस वजह से, पाइवोट पॉइंट ब्लंट होने की वजह से, तो पाइवोट पॉइंट का भी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या फिर उसको शार्प करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल में क्या करते हैं, व्हेन द प्लेन बबल्स, जो बबल्स रहता है जिससे कि लेवलिंग करते हैं, इफ़ प्रोवाइडेड, जरूरी नहीं कि हर एक कंपास में ये बबल प्रोवाइडेड हो ही, अगर प्रोवाइडेड है, आर एट द सेंटर ऑफ देयर रन, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कंपास शुड बी ट्रूली वर्टिकल, ठीक है। अगर ये सेंटर पे रहता है, ठीक है, जो आपका बबल है, एयर बबल है, तो जो वर्टिकल प्लेन है, जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो वर्टिकल प्लेन बन रहा है, प्लेन ऑफ द साइट, वो परफेक्टली वर्टिकल होगा। अगर वो बबल ऊपर या नीचे होता है, सेंटर पे नहीं रह के, किसी वजह से अगर बबल ख़राब हो गया है, उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, सेंसिटिविटी कम हो गया है बबल का, जो उसमें फ्लूइड यूज़ किया गया है वो बहुत पुराना हो गया है, तो उसको रिप्लेस करने का ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से वर्क करे और मेरा लाइन ऑफ साइट के साथ जो बनने वाला प्लेन ऑफ साइट है वो परफेक्टली वर्टिकल हो। ये पहला है। उसके बाद है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली लेवल्ड, साइट वेन शुड बी वर्टिकल। साइट वेन जो है, अगर इंस्ट्रूमेंट लेवल हो गया तो उसके साथ जो साइट वेन है ऑब्जेक्टिव एंड पे और आई पीस दोनों वर्टिकल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए बॉक्स के साथ। जो कंपास का बॉक्स है उसके साथ 90 डिग्री, अगर वो टेढ़ा हो गया 120 डिग्री बनने लगा तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो परफेक्टली, जो लाइन ऑफ साइट के साथ बनने वाला प्लेन ऑफ साइट है वो वर्टिकल नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरर आने लगेगा। उसके बाद है द एंड्स ऑफ द नीडल एंड द सेंटर ऑफ द पाइवोट शुड लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। द एंड्स ऑफ द नीडल एंड द सेंटर ऑफ द पाइवोट शुड लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन। नीडल का दोनों एंड से इमेजिन करिए जो वर्टिकल प्लेन बनेगा, दोनों को मिलाने, नॉर्थ और साउथ नीडल का जो पॉइंट है उसको मिलाने के बाद जो वर्टिकल प्लेन बनेगा, और पाइवोट का जो पॉइंट है वो तीनों एक ही रेखा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्थ और साउथ दोनों अलग रेखा, मतलब पॉइंट मिला रहा है दोनों को, अगर इमेजिनरी लाइन नॉर्थ और साउथ को मिलाएंगे तो जो लाइन जाएगा, और पाइवोट दोनों में थोड़ा सा भी ये नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, दोनों एक रेखा में आना चाहिए, इसका ये मतलब है। उसके बाद है द सेंटर ऑफ द पाइवोट शुड कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग। सेंटर ऑफ द पाइवोट जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो पाइवोटेड रिंग का है, ग्रेजुएटेड रिंग का है, उसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ग्रेजुएटेड रिंग यानी 0 से लेके 180 डिग्री वाला जो लाइन है वो मिलाएगा, और पाइवोट पॉइंट उस लाइन के मिडवे में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा दोनों में गैप हो जाए, डिफरेंस आ जाए, ठीक है। जैसे ही 0 और 180 डिग्री को मिलाने वाला रेखा को जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं, तो उस रेखा में ही पाइवोट पॉइंट बीच में पड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको परमानेंटली ठीक करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ परमानेंट एडजस्टमेंट। ये कंपास सर्वे का टोटल आपका जितना टॉपिक था वो कवर हो गया। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।